शंघाई ताउन तंजीम का ये जो हालिया इजलास पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 2 दिन के लिए हुआ है, इससे पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल होने जा रहे हैं? ये इजलास नहीं था, समिट मीटिंग थी। और अगर हम कहेंगे इसका कुछ हासिल असूल नहीं है तो क्या दुनिया के तमाम सरबराह जो है, जो सुपर पावर हैं, जिनका एक एक लम्हा जो है वो दुनिया का नक्शा तब्दील कर देता है, वो अगर आपके मुल्क के अंदर जो है वो कई दिन तक क़याम करते हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि ये एक लाहासिल बहस है? जितनी मर्जी तंजीमों के नाम लेते चले जाएं, लेकिन अगर उनमें से कोई एक चमकता हुआ इदारा या तंजीम जिसको मैं कह सकता हूँ, तो वो शंघाई कॉन्फ्रेंस है, जिसको आपने SCO कहा। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब तशरीफ़ लाए पाकिस्तान में और उनको लेके बहुत सारी खबरें गर्दिश करती रही। अब SCO का इजलास होना ये किसी हुकूमत की कामयाबी नहीं है। आपको शायद किसी ने बताया कि नहीं, जो इस वक्त ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है उसका कैसे मुकाबला किया जाए, ये द टॉप ऑफ द एजेंडा ये मौजूद था इस कॉन्फ्रेंस का। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल कसूर से मैं हूँ आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, आजकल पूरे पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का जो हालिया इजलास हुआ है, जिसे पाकिस्तान ने होस्ट किया है, उसको लेकर कई किस्म की चहमगोइयाँ चल रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। हमारे अवाम ये चाहते हैं कि हमें ठोस तरीके से बताया जाए कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हासिल हुआ इस इजलास को जो है वो होस्ट करके, या इसके क्या फ्यूचर में हमें जो है वो पर्क्स जो है वो देखने को मिलेंगे। इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए कि क्या SCO को होस्ट करने से पाकिस्तान का दुनिया में जो मकाम व मर्तबा है वो कहाँ पहुँचा है, या फ्यूचर में उसको क्या हासिल हो सकता है इस प्रोग्राम को होस्ट करने की वजह से, इस सब के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर शेख ज़ियाउद्दीन साहब, जो सियासियात के प्रोफेसर जो है वो रिटायर्ड हुए हैं। इसके अलावा जो फ़ॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट के तौर पे PTV पर और बहुत सारे दूसरे नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स पर जो है वो तजज़िया कार के तौर पर भी जाते हैं, और नवाज़ के तौर पर एक अपने चैनल पर भी ये मुख्तलिफ़ किस्म के तजज़ियात जो हैं वो ऑनलाइन भी करते रहते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि शंघाई ताउन तंजीम का ये जो हालिया इजलास पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 2 दिन के लिए हुआ है, इससे पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ चाहिए और आपका शुक्रिया कि आज आपने मौका दिया। सर, ये जो शंघाई ताउन तंजीम का भी इजलास हुआ है, तो जैसे कि मैंने बताया कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नज़र आए कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हासिल हुआ है। बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई मुआशी मुआहदा हुआ है, ना कोई डॉलर आने की नवीद सुनाई दी गई है, ना कोई तजारत का कोई जो है वो MOU साइन हुआ है। तो आपकी नज़र में क्या फ़ायदा हुआ इस प्रोग्राम को होस्ट करने से? आपने जो सवाल किए और जो आम लोगों की जो राय थी आपने उसका इज़हार किया, वरना हक़ाइक़ से तो आप भी यकीनी बात है कि आगाह होंगे कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया कि समिट, ये इजलास नहीं था, समिट मीटिंग थी। समिट मीटिंग क्या होता है कि जब मुल्कों के सरबराह आपस में मिलते हैं, और अगर हम कहेंगे इसका कुछ हासिल असूल नहीं है, तो क्या दुनिया के तमाम सरबराह जो है, जिनमें दुनिया के वो मुल्क हैं जो सुपर पावर हैं, जिनका एक एक लम्हा जो है वो दुनिया का नक्शा तब्दील कर देता है, वो अगर आपके मुल्क के अंदर जो है वो कई दिन तक क़याम करते हैं, बहस व तमहीज़ करते हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि ये एक लाहासिल बहस है? इसका होना ही आज खुद जो है वो इस बात की गमाज़ी करता है कि दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में इकट्ठे हुए ताकि वो दुनिया के नक्शे को आगे लेकर जा सके। यहाँ तक दूसरा सवाल है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसकी अहमियत और अफादियत को समझना है, मैं कह दूँ अगर आपसे ये पूछूँ कि कोई शख्स बीमार हो गया तो उसको क्या चाहिए, आप कहेंगे सर हॉस्पिटल। मैं कहूँ तालीम देनी है तो आपको क्या चाहिए, आप कहेंगे स्कूल चाहिए सर। आज के दौर में अगर किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क ने, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई और छोटे से छोटा मुल्क हो, अगर अपनी तरक्की, खुशहाली, कामयाबी, अपने मसाइल का हल चाहिए उसे, तो हल उसके अपने ना ज़ाती वसाइल से हासिल होगा, ना ज़ाती कोशिश से होना। उसके लिए उसे एक इज्तिमाई ग्रोह की ज़रूरत होती है, और यही वजह है कि आज की जिस सदी में हम गुज़र रहे हैं, इस सदी को कहा जाता है कि इसका कमाल ये है कि इसने बैनुल अक़वामी तंजीमों को जन्म दिया। इस तरह जिस तरह आसमान में बहुत सारे हमें सितारे नज़र आते हैं, उनमें से कोई सितारा जो है वो हमें बहुत ज़्यादा शाइनी नज़र आता है, वही हमें अट्रैक्ट करता है। तो दुनिया की गैलेक्सी के अंदर मैं दुनिया के अंदर बहुत सी तंजीमों के नाम ले सकता हूँ, जी सीटो है, सेंटो है, एशियान है, नॉन अलाइन मूवमेंट है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है, लीग, मैं इस तमाम OIC है, अरब लीग है, ब्रिटिश यूरोपियन, मैं जितनी मर्ज़ी तंजीमों के नाम लेते चले जाएँ, लेकिन अगर उनमें से कोई एक चमकता हुआ इदारा या तंजीम जिसको मैं कह सकता हूँ, तो वो शंघाई कॉन्फ्रेंस है, जिसको आपने SCO कहा। वो सर किस बुनियाद पे? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि उसकी बुनियाद क्या है। तो मैं किसी चीज़ को जब परखने लगता हूँ ना कि उसकी अहमियत और अफादियत का, तो मेरे नज़दीक सबसे पहला जो उसका मौजू होता है कि उसके जो तंजीमी ढांचा है वो किन खतूत पर इस्तवार है।
اگر کوئی تنظیم منفی سرگرمیوں کے لیے میں کوئی 4 ڈاکو مل کر کوئی تنظیم بنا لیں تو مثبت نتائج تو نہیں دیں گے. تو جو تنظیم بنائی جاتی ہے نا اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے. نیٹو کا دشمن کو تباہ کرنا ہے. اس طرح جو باقی تنظیمیں ہیں وارسا پیکٹ ہے اس کے اپنے مخالفوں کو نیچا. تو دنیا کے اندر ایک تنظیم ایسی بنائی گئی جس کی بنیاد اس بات پہ رکھی گئی کہ ہم نے تمام اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو دفاعی تعلقات ہیں اس کو اس سطح پر لے کر جانا ہے کہ ہمارے اندر بارڈر کے اوپر فوج موجود نہ ہو. اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ جب یہ تنظیم بنائی گئی تھی تو 5 ملک تھے اس کے اندر, اور چائنا نے ان 5 کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا کہ ہم اپنے بارڈر سے فوج نکالیں گے اور نکال کر جو وسائل ہم اپنی فوج کے اوپر صرف کرنا ہے وہ ہم لوگوں کی بھلائی کے اوپر صرف کریں گے. اب ایک ایسی تنظیم جس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ جنگ و جدل نہ ہو, بنیادی مقصد جو ہے وہ اپنے عوام کی فلاح. اب چائنا جیسا ملک جو ہے وہ بارڈر پہ جو خرچ کر بھی لے گا تو اس کے لوگوں کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا, لیکن اس کو بھی احساس ہے کہ جو وسائل کا بہترین استعمال ہے وہ ہتھیاروں پہ نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی فلاح و بہبود. اب یہی تنظیم جو ہے وہ اگر آج تک انہی مقاصد کو لے کر آگے چل رہی ہے, اور جو اس کا سب سے خوبصورت پہلے مجھے لگتا ہے اس کے تنظیم کے لحاظ سے کہ دنیا کے اندر بڑی طاقتوں سے لے کر چائنا ہے اور روس ہے جن کے پاس ویٹو پاور ہے, جو امریکہ اپنے ایک ووٹ سے پورے اقوام متحدہ کے فیصلوں کو تبدیل کر سکتا ہے, یہ اختیار ان کے پاس بھی موجود ہے اقوام متحدہ میں, لیکن اس ایس سی او کے پاس ان کے پاس یہ اختیار نہیں رکھا ہوا. انہوں نے یہاں پر جتنے بھی فیصلے کرتے ہیں وہ باہمی مشاورت سے کرتے ہیں. اور اس طرح جو ایک ایسی تنظیم جو طاقتور ہونے کے باوجود اپنی طاقت اس تنظیم کے فیصلوں پر لاگو نہیں کرتی بلکہ تنظیم کے جتنے ممالک ہیں ان کے درمیان اشتراک تعاون کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں, اس تنظیم کا آپ مثبت ہی کوئی نتیجہ دیکھ سکتے ہیں, کوئی منفی جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. اچھا, حکومتی حلقوں میں اگر دیکھا جائے یا ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو اگر آپ دیکھا جائے تو وہ تو بہت زیادہ بغلے بجاتے نظر آتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس کروایا تو پاکستان کے لیے تو یہ ہر لحاظ سے مفید ہے, مستقبل میں بہت سارے رستے کھلیں گے. مخالفین آبویسلی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. ایک ان بائسڈ اینالسٹ کے طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیا جو ہے وہ فیوچر نظر آ رہا ہے اس اجلاس کی وجہ سے, اس کے جو ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو کس طرح سیکیورٹی جو ہے وہ ملی ہے اس اجلاس کی وجہ سے پاکستان کو؟ اب یہاں پر چیز ہے جو آپ کا ہماری ٹریجڈی ہے کہ ہم تصویر کا صرف ایک رخ دیکھتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے اور تصویر کا دوسرا رخ ہم دکھانا ہی پسند نہیں کرتے. اب ایس سی او کا اجلاس ہونا یہ کسی حکومت کی کامیابی نہیں ہے, یہ ان کے اپنے شیڈول کے مطابق روٹیشن تمام ملکوں کے اندر اس کے اجلاس ہونا ہے. اس سے مطلب ہے کہ یہ جو اجلاس ہوا ہے یہ اسی روٹیشن کا حصہ ہے جس کا پہلے سے طے شدہ تھا کہ یہ اجلاس کوئی بھی پاکستان میں گورنمنٹ ہوتی اس کا اجلاس جو ہے وہ اسی طرح یہاں پاکستان میں کیا ہونا تھا, منعقد ہونا تھا. تو یہ پوری قوم کی تو کامیابی ہم اس کو قرار دے دیتے ہیں, لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اس ہر چیز کو جو ہے وہ پولیٹیسائز جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو تنظیم ہے یہ اٹرنل ہے, فانی تو نہیں ہے, ایک اجلاس تو نہیں ہونا, آئندہ بھی ہونے ہیں. کیا پاکستان میں جو آج کی حکومت ہے ہمیشہ اس نے رہنا ہے, کوئی اور حکومتوں پہ آنا ہے. تو جب ایک تنظیم اٹرنل ہے اس کے اغراض و مقاصد جو ہے لافانی ہے, لہٰذا اس کے جو صرف ایک اجلاس کے ساتھ جو کامیابی کا پورا زاویہ بنا لینا یہ غلط ہے. یہ ایک کنٹینیوٹی ہے, جب تک ہم اس کے ممبر تھے, جب تک اس کے ممبر رہیں گے اس کے ثمرات ہمیں حاصل ہوتے رہیں گے, چاہے یہ اجلاس پاکستان میں ہو چاہے یہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں ہو, کیونکہ ہم نے تو فائدہ اس تنظیم سے لینا ہے. اجلاس ہوسٹ کرنا چاہیے, یہ ہماری میزبانی کا ایک کامیابی کا حسن تو ضرور ہو سکتا ہے, آنر کا باعث ہو سکتا ہے, لیکن اس سے حاصل ہونے میں نتائج سے اس اجلاس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کو شاید کسی نے بتایا کہ نہیں, جو اس وقت ٹراپیکل انوائرمنٹ ہے یعنی کہ جو موسمی حالات و تغیرات جو تبدیل ہو رہے ہیں اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے, یہ ٹاپ آف دا ایجنڈا یہ موضوع تھا اس کانفرنس کا جو یہاں پہ. اور آپ کو شاید معلوم ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں ہے 5 بڑے ملکوں میں جس کو سب سے بڑا المیہ شامل ہے موسمی تغیرات کی تبدیلی کا. نمبر 2 اس کے اندر کہا گیا ٹریڈ کا اضافہ کیا جائے گا. اب پاکستان کا المیہ ہماری ہر گورنمنٹ یہ رونا روتی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہے, ہماری امپورٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کا ایجنڈا کیا ہے کہ جو رکن ممالک ہیں ان کے درمیان تجارت کو زیادہ سے زیادہ کیا دیا جائے گا, فروغ دیا. اور یہ فروغ دینے کے لیے کیا ہے کہ انہوں نے ڈالر کی ریسٹرکشن جو ہے وہ بھی ختم کر دی ہے, بارٹر سسٹم لے آئے, مقامی کرنسی کے اندر آپ تجارت کر سکتے ہو, روس کے ساتھ کر سکتے ہو, ازبکستان کے ساتھ. تو وہ جو برڈن جو آپ کو امریکہ یا برطانیہ یا یورپ سے کسی ملک سے تجارت کرنے کے لیے ڈالروں کا سہارا لینا پڑتا ہے, اگر وہ آپ کو ملک جو ہے وہ ان سے قباحتوں سے آزاد کر دے تو آپ اس کو کہیں جی مجھے کیا ملا. بھئی یہ کچھ سوال تو مجھے انتہائی جو ہے وہ ایک بچگانہ سا لگتا ہے کہ مجھے کیا ملا, جب ان کا موضوع ٹریڈ ہے اور ٹریڈ بڑھانا ان کا
मकसद है, तो यकीनी बात है कि उस ट्रेड बढ़ाने का उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को तो नहीं, जब दुनिया के तमाम बड़े ममालिक आपस में ट्रेड करेंगे, पाकिस्तान इज़ अ पार्ट एंड पार्सल। और ये याद रखिएगा कि इस वक्त तजारती सरगर्मियाँ जितनी भी होंगी ना, वो पाकिस्तान उसका महवर रहेगा, क्योंकि सी पैक किसके पास है, ग्वादर पोर्ट किसके पास है। चाइना इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो अपनी जो तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको सी पैक की तरफ दे रहा हो। वो भी यही देख रहा है कि जो SCO के रुकन ममालिक हैं उनमें रूस शामिल है, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। इन ममालिक ने अगर तजारत करनी है समुंदर के रास्ते, तो उन्हें जो है वो कोई ना कोई एक सी चाहिए, और वो सी पाकिस्तान के पास है। तो जब ये तजारती सरगर्मियों का नशोनुमा, चाहे वो सेंट्रल एशिया की तरफ से हो, चाहे वो चाइना की तरफ से हो, उन्होंने अगर दुनिया के तक पहुँचना है तो रास्ता किसने देना है? और फिर वो भी बना बनाया हुआ अब तैयार है। तैयार है वो भी तो मैंने ये ट्रेड का जो मौजू बन जाना है, उसके बाद आपके पास कौन सा ऐसा पहलू रह जाता है जिसको मुझे ढूंढना पड़ेगा चिराग लेकर, या किसी को समझाना पड़ेगा कि किसी अक्ल के अंधे को हथौड़ा मार के कि भाईजान ये इसका फ़ायदा है। तो चाहे वो मौसमी तगय्युरात हों, चाहे वो आपके जो है वो ट्रेड का मामला हो। अभी यहाँ पे एक मामला और भी बड़ा ज़ेर गौर आया कि इस मौका पर जब SCO का समिट हो रहा था, तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब तशरीफ़ लाए पाकिस्तान में, और उनको लेके बहुत सारी खबरें गर्दिश करती रहीं कि पाक भारत ताल्लुकात जो हैं वो सरदमोहरी का ही शिकार रहे। कुछ उसमें जो है वो फॉरवर्ड नहीं हमने देखा कि उसमें कुछ नई कोई उसमें पेशरफ्त हुई हो, वो सामने आई हो। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस की वजह से पाकिस्तान और भारत के जो आपसी ताल्लुकात हैं और जो कंसर्न्स हैं और जो थ्रेट्स हैं, उनको कैसे जो है वो क्या कहते हैं मद्देनज़र रखा जा सकता है, उन पे किस तरह मामला जो है वो हल किए जा सकते हैं? आपके सवाल का जवाब के लिए मुझे एज ए पोलिटिकल साइंटिस्ट तो देखना ही नहीं ना, मैं जस्ट एक कॉमन मैन की तरफ देखूं। दो भाइयों के दरमियान लड़ाई है, दोनों भाई जो है वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, वो दोनों भाई जो है एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। आप इस अमल को क्या कहोगे? बहुत अच्छा, बड़ी कामयाबी कहोगे या इसको नाकामी कहोगे? कामयाबी। कामयाबी है ना। अब ये तो नहीं कि जी भाई गले नहीं मिले, जी भाई ने जो है वो एक दूसरे को तोहफे नहीं दिए, बाकी काम तो बाद में होगा ना। जो एनिमिटी थी उस एनिमिटी को आपने कन्वर्ट कर लिया शेक हैंड की ज़रूरत। तो क्या हिंदुस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है वो पाकिस्तान में हमारी मेज़बानी को उसने तस्लीम किया? यहाँ से मेज़बानी का फ़ायदा उठाने के बाद जब वापस वतन लौटने गया है, तो उनके ये अल्फाज क्या थे कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान की मेज़बानी का, और पाकिस्तान ने मेरे साथ जो सलूक किया है मैं हमेशा उसको याद रखूँगा। अब आप उस रिश्ते को उस तनाज़ुर में देखें कि जब हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म ये कहता है कि आपके मैंने दूसरे मुल्क में जाना है और आपकी एयर स्पेस यूज़ करनी है, और हम उसको एयर स्पेस की भी इजाज़त नहीं देते। अब वो अगर आपके मुल्क में आ जाता है और आपकी मेज़बानी को कबूल करता है और आपके साथ शेक हैंड करने के साथ साथ आपके लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार कर देता है, तो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, मेरा वो हमें याद रखना चाहिए, आइस इज़ मेल्टिंग, कि बर्फ़ जो है ना वो मैं अगर रख दूँ तो वो ये नहीं कि ये पानी क्यों नहीं बनी, लेकिन अगर वो मेल्ट होना शुरू हो जाए ना, तो इट मीन्स कि उम्मीद रखें कि बाकी बर्फ़ भी पानी बन जाएगा। तो मेल्टिंग का शुरू हो जाना, डैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब यकीनी बात है कि अगर मैं बीज लगाऊंगा कोई पौधा बनेगा, फिर कोई तनावर दरख्त बनेगा। तो जो नफ़रत होती है ना, इसको भी ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं से आपको बीज लगाना पड़ता है, फिर इसको जो है वो नशोनुमा देना पड़ता है, फिर जाकर ये तनावर दरख्त बनता है। तो मैं इस कामयाबी को मिनिमम में भी अगर करार दूँ ना, तो कम से कम उस दौर से हम निकल कर एक दोस्ती का बीज जो है वो बोने में कामयाब हो गए। तो आइंदा आने वाले हालात से हम उम्मीद करते हैं कि हम इसको जो है वो एक तनावर दरख्त बनाने में क्या हो जाएंगे, कामयाब। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।